हाय देयर, हाउ इट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी। तो चलो आप सभी ठीक ही होंगे। तो हम लोगों के ईडीए की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आधी सीरीज़ हम लोगों की ख़त्म हो गई है और अभी तक की हमने नंपाई पांडास के साथ में विजुअलाइजेशन और एक प्रोजेक्ट ईमेल एनालिसिस का, देन उसके बाद में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसके बाद में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को सिर्फ कोड के साथ देखा है। देन हमने पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके ग्रुपिंग करना, सेट डेटा सेट को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, ये सब चीज़ें सीखा। अब हम लोग आगे जाने वाले हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ा करके। आज हम लोग दो ऐसे डेटा सेट्स हैं जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर ये होने वाला है हम लोगों का, जो कि कोरिलेशन का है। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स में कैसा संबंध है। क्या है कि कई बार हम लोगों को ऐसा दिया जाता है कि बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, उसमें 50 से भी ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, तो उनमें से हम लोगों को कुछ कॉलम्स छांटने होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग एपीआई बनाते हैं, एपीआई मतलब एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए जब हम लोग अपने क्लाइंट को या अपने जो प्रोजेक्ट देता है उसको क्लाइंट बोला जाता है, उस क्लाइंट को जब हम लोग एप्लीकेशन अपना बनाने के बाद में सबमिट करते हैं, तो वो प्रोटोटाइप होता है। वो प्रोटोटाइप में वो चेक करता है कि मेरा एप्लीकेशन सही तरीके से प्रिडिक्शन कर रहा है कि नहीं। जैसे मुझे किसी भी चीज़ का दिया गया, मैंने उसका एक वेब एपीआई बनाया। वेब एपीआई बनाने के लिए आपके पास में जेंगो फ्रेमवर्क है, जिसको डी जेंगो भी आप लोग स्पेलिंग के तरीके से बोलोगे। फ्लास्क है, रेस्ट एपीआई है, स्टीमलेट है। इस टाइप के एप्लीकेशंस का तो मैं ज़्यादातर फास्ट एपीआई और फ्लास्क का यूज़ करता हूँ। तो आगे के ट्यूटोरियल में आपको वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के लिए फ्लास्क या फास्ट एपीआई का यूज़ करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम, जैसे 50 कॉलम्स आए तो 50 कॉलम्स की अगर एपीआई बनाओगे तो 50 वैल्यूज आपको वहां पुट करना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा और कोई भी यूजर ये नहीं चाहेगा कि मैं 50 वैल्यूज को वहां पर पुट करूं, है ना। तो उसके लिए हमें कोरिलेशन निकालना होता है कि कौन से वो दो ऐसे कॉलम या दो से ज्यादा ऐसे कॉलम हैं जो एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ मैच करते हैं, उनकी वैल्यूज जो है मॉडल को सेम इफेक्ट कर रही है, उनमें से किसी एक को हम लोग हटा देते हैं। तो ये कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन और कोवेरियंस, ये दो वर्ड आपको आएंगे। कोवेरियंस मतलब उतार चढ़ाव कैसा आ रहा है, मीन से लेकर बीच का जो एवरेज होता है, एवरेज से उनका उतार चढ़ाव कैसा है। कोरिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन टू कॉलम्स। ओके, इट्स अ कोरिलेशन। तो ये निकालना सीखेंगे और इसके बेस पे कॉलम्स को कैसे डिलीट किया जाता है वो आगे मैं आप लोगों को बताऊं। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर होता है और अपना ये ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर होता है। आप लोगों को मैं आगे और भी बताऊंगा, जैसे काई टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, ये कब कैसे और किस लिए यूज होते हैं, ये सब चीज़ें आगे हम लोग ईडी में परफॉर्म करेंगे। तो आज हम कोरिलेशन का लेक्चर पढ़ते हैं। तो मैं उबंटू सिस्टम यूज़ करता हूँ बिकॉज ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है। आप विंडोज़ में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कंपनी में जाएंगे तो आप भी उबंटू ही यूज़ करेंगे, है ना, लिनक्स। तो मैंने दबाया कंट्रोल एल, कंट्रोल सी, देन उसके बाद में कंट्रोल अल्ट प्लस टी, देन ये मेरा कर्नल खुल गया। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं सी डी लिख रहा हूँ, देन स्पेस, देन पेस्ट, देन इंटर। ये मैं आ गया इस डायरेक्टरी पे। देन मैं यहाँ लिखूँगा JUPYTERNOTEBOOK, नोटबुक। तो इट विल ओपन। ओके, तो ये हो गया। तो हम लोग दो डेटा डेटा सेट पे एनालिसिस करने वाले हैं। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑटोमोबाइल का डेटा सेट लिया था, जो कि एक कंपनी की सेल्स हैं, और ये टाइटेनिक डेटा सेट जो कि फेमस मूवी का के ऊपर ये टाइटेनिक डेटा सेट है। मतलब इट्स अ रियल डेटा सेट बट मूवी बना दी है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, देन वी विल क्लिक हियर, इट विल ओपन। तो ये हमारा कर्नल हो गया चालू। तो यहाँ से हम लोगों ने डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करा लिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सी लाइब्रेरी किस काम आती है। जैसे कि मैटप्लॉटलिब जो है हम लोगों को विजुअलाइजेशन को या डेटा को विजुअलाइज करने के लिए ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म में, ये इसका हम यूज़ करते हैं, पाइथन की लाइब्रेरी है। देन सीबॉन है, मैटप्लॉटलिब का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है।
उसके बाद ये पांडास है जो कि डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन के लिए, नंपाई अरे मैनिपुलेशन या कंप्यूटेशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देन ये फिगर साइज और ये सब सेट करने के लिए होता है, जो कि इसको हम लोग एक बार सेट कर देते हैं तो पूरी नोटबुक में ऐसे ही चलता रहता है। ये मैंडेटरी नहीं है। चलो मैं भी यहाँ से हटा ही देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने इसको जैसे मैंने यहाँ पर रखा, देन मैंने दबाया कंट्रोल ए, देन उसके बाद कंट्रोल के साथ में एक जो स्लैश का निशान होता है ना, ये दबा दिया, एक साथ हो गया वो। कौन सा स्लैश? ये वाला, याद रखना, कंट्रोल के साथ सारा हो गया। और फिर सेलेक्ट करूँगा, देन वही चीज़ मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सभी को एक साथ कमेंट करने के लिए होता है। देन यहाँ पर हम लोग क्या है, इसको मैं रन करा देता हूँ। देन उसके बाद हम लोग ये अपना डेटा फ्रेम रीड करा रहे हैं। ओके, हो गया। ये डेटा सेट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये नल वैल्यूज़ हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स से फील्ड किया गया वैल्यू है। यहाँ पे किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए ये खाली है। सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग दूसरा डेटा फ्रेम डाले, वैल्यूज़ हैं। फिर उसके बाद में ये जैसे कॉलम्स हैं हम लोग के पास में, तो ये सारे कॉलम्स इस टाइप से हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ इंटीजर वैल्यू और कुछ फ्लोट है ना। तो आगे हम देखते हैं डेटा टाइप्स, तो यहाँ हम लोगों को पता चल जाता है। देखो, इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, तीन टाइप की वैल्यूज हमारे डेटा सेट में है। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि ये वाला कॉलम है, इसमें ये इस टाइप की मतलब वैल्यूज हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए। वैसे ही हम लोगों के पास में एक प्राइस नाम का कॉलम है, उसमें भी कुछ नल वैल्यूज हो सकती हैं। क्या होता है दोस्तों, जो एक्स वाई डिपेंडेंट एक्स वाई वैल्यूज होती है, ये तो सारी जो है हम लोगों की इंडिपेंडेंट वैल्यू है जो कि एक्स है, और ये है हमारी वाई वैल्यू जो कि डिपेंडेंट है इन पे। तो ये जो वाई वैल्यू है ये ऑलवेज नॉर्मलाइज होना चाहिए, नॉर्मलाइज एक नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको भी प्री प्रोसेस करेंगे और सारे डेटा सेट को करेंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया था, और इसकी नोटबुक आपको मिल जाएगी, इसका कोड मिल जाएगा, आप देख लेना। पर्पस वो नहीं है, पर्पस ये है कि हम लोग अभी ईडीए को समझ रहे हैं। जब सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ईडीए कंप्लीट होने ही वाला है और 2 4 5 दिनों में, उसके बाद में आप लोगों को जो है ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। मतलब कैसे हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे एल्गोरिदम लगाते हैं, क्या क्या वहाँ ईडीए का टास्क परफॉर्म किया जाता है, ये सब कुछ मैं वहाँ पे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, सारे 7 8 स्टेप्स में। मॉडल टेस्टिंग तक की आप लोगों को बताऊंगा। इवन आप बोलोगे, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो एपीआई जनरेट करके उसको डिप्लॉयमेंट तक की भी हम लोग एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को समझने के बाद। लेकिन पहले हम लोग डेटा ईडीए पढ़ लेते हैं, देन प्री प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग मॉडल लगाना, मॉडल इवोल्यूशन, देन मॉडल टेस्टिंग, देन उसके बाद में डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया डेटा टाइप पता करना। अब ये मैंने आपको समझा दिया था, बस इतना यहाँ से समझ लीजिए कि ये क्या कर रहा है, पूरा न्यूमेरिकल कॉलम्स और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव कॉलम्स को अलग अलग कर रहा है, और उसके बाद में उसको फिल कर रहा है ना। नल वैल्यूज को फिल कर रहा है, किससे कर रहा है, तो ये मीन से कर रहा है। इसको आप समझ लेना, लास्ट लेक्चर को अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम ये एक प्राइस कॉलम के लिए किया गया, अब हॉर्स पावर का कॉलम के लिए किया गया, सेम टू सेम। नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, अन्यथा मॉडल जो है समझ नहीं पाएगा, इस टाइप से। अब ये हाइट के कॉलम को भी यहाँ पर हम लोगों ने मीन मीडियन मोड से भर दिया। एक बात बताइए, जरा सोचना, मैंने यहाँ पे मीन क्यों यूज़ किया हाइट में, यहाँ पे मैंने मीडियन क्यों यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने मोड क्यों यूज़ किया? आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों को कब कब यूज़ किया जाता है। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मीन मतलब एवरेज ऑफ दैट, मतलब एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 की हाइट जो है लगभग लगभग सिमिलर है, बस दो चार इंचेस का फर्क है। 2 4 इंच मतलब 1 2 3 इंच का ऐसा फर्क है, मतलब दिखते दूर से सेम ही है। तो वहाँ क्या करोगे, एवरेज हाइट ले लोगे आप। एवरेज हाइट है, लगभग लगभग समान है, तो एवरेज हाइट ले लोगे। ऐसे अपन को सोचना पड़ता है कि मैं इस तरीके से मीन लगाऊं। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलम्स, जैसे नौ नौ आपके पास में, सॉरी, जैसे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में बोलेंगे कि आप आधों को मैं इधर बांट देता हूँ, आधों को मैं इधर बांट देता हूँ। तो क्या करोगे, आधे आधे कैसे बांटोगे, उसमें से कोई बीच की वैल्यू निकालोगे ना। इस तरफ के इस तरफ चले जाओ, जैसे जर्सी नंबर 1 से 5 तक इस तरफ, 6 से लेकर के उस तरफ, तो मीन क्या है आपका 5.5।
ऐसे आपको पता करना पड़ता है कि आप लोगों का मीन क्या निकलेगा, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। अब मोड क्या होता है? मोड इट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट टेबल और काउंट ऑफ द एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस। मतलब ये कि किसी एक रिकरिंग नंबर जिसको बोलते हैं ना, किसी एक कॉलम में बार-बार रिपीट होने वाला जो नंबर है, या कोई नाम है या कोई इंस्टेंस है जो बार-बार रिपीट हुआ है और सबसे ज़्यादा बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उसको मोड बोलते हैं अपन। तो मोड क्यों यूज़ करेंगे? जब हमको काउंट करना होगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिकरिंग या मोस्ट वैल्यूएबल जो इंस्टेंस है या जो रो है या जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग निकालने के लिए मोड यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से होता है। इसको मैंने चला दिया, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ आते हैं और एक मतलब ये फिस्ट ग्रिड करके एक कॉलम हम लोग बनाएँगे, बस कुछ नहीं है, ये अलग-अलग नाम है, उसमें ग्रिड करके है इसमें अपने पीएलटी में, मतलब मैटप्लॉटलिब में, एसएनएस मतलब सीबॉन में हम लोग फेस ग्रिड का यूज़ करते हैं। यहाँ डेटा सेट पास कर रहे हैं, देन यहाँ पे साइज़ दे रहे हैं कि इसकी साइज़ 5 होनी चाहिए। डॉट मैप कर रहे हैं, एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ओके। देन उसको कॉलम दे रहे हैं हाइट, देन ऐड लेजेंड, ये इस टाइप से। इसीलिए ये मैटप्लॉटलिब का एक्सटेंडेड वर्जन है, बिकॉज़ इन अ सिंगल लाइन आल्सो वी कैन प्लॉट सच काइंड ऑफ डिफिकल्ट जो ग्राफ्स, ये होता है। तो ये हो गया। 1 मिनट दोस्त। अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, देखो ये होता है। तो मैंने आपको बोला था, पहले भी बोला था कि आप रिसेंट में जो अपलोडेड हैं लेक्चर, जिस भी टॉपिक के आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब या कहीं पर, तो आपको रिसेंटली जो अपलोड किए गए हैं, जैसे 1 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो उस टाइप के देखना। अगर ज़्यादा मतलब पुराने देखोगे आप तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना? वो चलेगा नहीं फिर, ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ में। तो कोड भी ऐसा होना चाहिए जो कि तुरंत बना हो, जबकि जब मैं खुद पढ़ रहा था तब मैं ये सब कोड बनाता रहता था। तो ये हो गया, डिस्ट प्लॉट आपका यहाँ पर हो गया। देन उसके बाद में हम एक और डिस्ट प्लॉट बनाएँगे, जो कि प्राइस के लिए होगा। तो इससे समझते क्या है? ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। तो समझते ऐसे हैं, इज़ इट लुकिंग लाइक अ बेल कर्व? आप समझ सकते हैं डेटा है, ये जो हाइट का डेटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का लग रहा है। इतना जो डेटा है वो सच में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप लग रहा है। अगर वो बिल्कुल ऐसे होता तो पीकनेस को हम लोग कॉल करते। पीकनेस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये नहीं बताऊँगा, आप लोग जाओ और ढूँढो। पीकनेस के लिए हम लोग कौन-सा टेस्ट यूज़ करते हैं? वो कौन-सा रिलेशन यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में पढ़ाया था ना? हाँ। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का किस टाइप से है। तो ये देखो, ये लेफ्ट टिल्ड है। यहाँ पर कहीं पे मीडियन होना चाहिए उसका और इस तरफ लेफ्ट साइड वो झुका हुआ है। तो इसका मतलब हमारा ये जो डेटा है वो बैलेंस्ड है, ये वाले कॉलम का। इसको हमको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। तब ये डेटा जो है बेल कर्व होगा और बेल कर्व में ही हमें ज़्यादातर डेटा को एक्सेप्ट करना है, ओके। फिर उसके बाद में ये बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं कि कहीं इसमें आउटलायर तो नहीं है। बॉक्स प्लॉट टोटली आउटलायर को देखने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ इंटर दबाया तो देखा कि यहाँ पे यहाँ तक की तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। मतलब ये प्राइस का रेंज जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, 5000 से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक लगभग 27 साढ़े 27,000 तक की ठीक था, 100% तक। लेकिन इसके बाद जो आ रहे हैं 1-2 डेटा सेट, ये सब आउटलायर हैं। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल डेटा है, ये एनोमली है। ये डेटा को समझना पड़ेगा या इसको रिमूव या नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा आपको, ताकि वो इस रेखा के अंदर आ पाए, वो 100% के अंदर आ पाए। वो मैच ही नहीं कर रहा बाकी डेटाओं से, वो आउटलायर है, ओके। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ आउटलायर का, कि किसी जैसे स्कूल के सारे बच्चों ने जैसे 10 बच्चे हैं, 10 में से 9 बच्चों ने 70 के अंदर-अंदर मार्क्स लाए हैं और एक बच्चा जो है वो एकदम 99 लाया, तो वो उनसे अलग है ना। या जैसे बहुत सारी बकरी हैं, बकरियों में एक भैंसा घुस गया, एक ही भैंसा, तो वो आउटलायर है, वो उसके साथ में नहीं है। तो ऐसे आउटलायर्स को फाइंड करने के लिए बॉक्स प्लॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो अच्छा,
तो ये यूनिवेरिएंट एनालिसिस था। आई एम सॉरी, मैंने इधर लिखा नहीं तो मैं भूल गया था बनाते समय। यूनिवेरिएंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम सिर्फ एक और एक कॉलम को वो एनालाइज कर रहे होते हैं, जिसका एक ही कॉलम का एनालिसिस होता है उसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट। अब हम बाई वेरिएंट करते हैं। बाई मतलब टू, मोनो मतलब एक होता है, लेकिन यूनी वेरिएंट का मतलब एक वेरिएबल पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बाई वेरिएंट मतलब दो पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाई वेरिएंट एनालिसिस पे आए, तो यहाँ पर प्राइस और हॉर्स पावर इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे हम लोग इनके रिस्पेक्ट में। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ बॉक्स प्लॉट यूज़ किया, यहाँ पर हम लोगों ने हिस्टोग्राम यूज़ किया, या बार ग्राफ भी यूज़ कर सकते थे। तो ये यूनिवेरिएंट एनालिसिस के लिए हम लोगों ने दो टाइप के ग्राफों का यूज़ किया। तो आपको ये समझना चाहिए कि मुझे कौन सा ग्राफ जो है कब यूज़ करना है। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊं कि स्कैटर प्लॉट हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और दो कॉलम को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस पे क्या असर पड़ता है जब हॉर्स पावर ज़्यादा या कम होता है किसी गाड़ी का या टू व्हीलर का। तो देखो, ये प्लॉटिंग हो गई भैया, है ना। और प्लॉटिंग में ये प्राइस का अपना वाई पे अपन ने प्राइस रख दिए, हम लोगों ने इधर एक्स पे हॉर्स पावर रख दिए। अब देखो, प्राइस जो है ये 50,000 है, 5,000 हॉर्स वो मतलब 5 लाख होगा शायद, में भी उसमें दिया नहीं है। तो ये जो है 5,000 हॉर्स पावर की 5 लाख में। अब उससे जरिए आगे बढ़े, यहाँ 7.5 लाख हॉर्स पावर, 7.5 लाख, 7.5 हजार हॉर्स पावर की, यहाँ पर कहीं मतलब 50 से 60-70 के बीच में, इस टाइप से जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है। जैसे 45,000 हॉर्स पावर की, तो इसकी प्राइस भी देखो, है ना, 2 करोड़ के आसपास। ऐसा मतलब प्राइस के साथ में हम कंपैरिजन कर, बाई वेरिएंट एनालिसिस। बाई वेरिएंट एनालिसिस हम सीबॉन से भी कर सकते हैं, इंजन लोकेशन और प्राइस, मतलब इंजन रियर में है, फ्रंट में है या मिड में है, इस टाइप से। देखो मैं इसको ड्रॉ करा रहा। अब ये देखो, रियर व्हील ड्राइव, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव। तो जैसे जैसे ड्राइव बढ़ता जा रहा है, मतलब रियर व्हील सबसे सस्ती मिलती हैं, सस्ती गाड़ियाँ होती है इसकी। फॉरवर्ड व्हील इसकी थोड़ी सी मतलब सस्ती होती है, सबसे महंगी तो रियर व्हील की है, जो पीछे इंजन होता है ना गाड़ियों का, वो वाला पीछे वाले इंजन के, रियर व्हील ड्राइव जिसको बोलते हैं। चारों जिसका होता है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, बिकॉज वो पेट्रोल डीजल ज़्यादा खाती है। अब आगे हम चलते हैं, एक, दो, तीन, और मैं यहाँ 10 और जोड़ सकता हूँ, 50 जोड़ सकता हूँ। ये क्या है दोस्तों, मल्टी वेरिएंट एनालिसिस। तो हमने पढ़े यूनिवेरिएंट एनालिसिस, बाई वेरिएंट एनालिसिस, अब ये मल्टी वेरिएंट। यूनिवेरिएंट में एक, बाई वेरिएंट में दो, मल्टी वेरिएंट में बहुत सारे, कितने भी, दो या दो से अधिक, ये है ना। तो हम लोगों का ये पेयर प्लॉट बना रहे हैं, डेटा दे दिए, हाइट हमने 2 दिए हैं, तब 2 सेंटीमीटर बनाओ। उसके बाद में वेरिएबल्स के नाम दे दिए, और काइंड किस, क्या काइंड होना चाहिए, मतलब किस टाइप का होना चाहिए। तो रिग्रेशन प्लॉट, रिग्रेशन मतलब कंटिन्यूअस लाइन बनाओ, तो इस टाइप से। तो ये किया इंटर, और ये बना दिया इन्होंने, है ना। टी डॉट शो, ये शो कराने के नाम काम आता है। अगर मैं मॉड्यूलर मॉड्यूलर के बाद में अगर वो लिख दूं, क्या कहते हैं उसको, मैट प्लॉट लिब डॉट इनलाइन, तो वो क्या करेगा, मैजिक फंक्शन होता है, इस फंक्शन को रिप्लिकेट कर देगा। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इस टाइप से, तो इसमें हम एक ही साथ देखकर मल्टीवेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा जो वेरिएबल है किस टाइप से बिहेव कर रहा है। जैसे ये नॉर्मलाइज्ड लॉसेस के कंपैरिजन में ये डेटा को अपन देख सकते हैं, कैसा घट रहा बढ़ रहा है। ये इसकी हाइट है, प्राइस कैसे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 3 कॉलम्स को मैं, मतलब ये तीनों कॉलम्स को मैं एनालिस कर सकता हूँ प्राइस के कंपैरिजन में। मैं हॉर्स पावर के कंपैरिजन में उन तीनों कॉलम्स को एनालिसिस कर सकता हूँ। अब सेम टू सेम चीज़ है, सीबॉन से हम लोग कर रहे हैं। तो सेट किए, सेट क्या कर रहे हैं, एक टिक्स होने चाहिए, मतलब टिक चाहिए हमें वाला स्टाइल होगा। और उसके बाद में हमें कलर कोड चाहिए, ट्रू कलर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट। देन पेयर प्लॉट ड्रॉ करो, डेटा पास कर रहे हैं, हाइट चाहिए 2 और वेरिएबल दे दिए। और ह्यू, ह्यू में दे दिया अपन ने ड्राइव हाइफन व्हील्स, ये एक कॉलम देना ही पड़ता है इसमें ह्यू में। अब वो ह्यू क्या करता है, ये देखो, उसके बेस में मैंने आपको ग्रुप बाय बताया था दोस्तों। ग्रुप बाय जो फंक्शन काम करता है वो ऐसे ही काम करता है, जैसे आप टैबलू या फिर पावर बीआई में करते हैं, वो ही काम यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ पांडास कोड से। ओ सॉरी,
अपने पाइथन कोड से। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैंने इसे रन करा दिया था मे बी कल बनाते समय, ओके। देन हम लोग साइपाई लाइब्रेरी का यूज को कॉल करते हैं और वहाँ से स्टैट्स मॉडल को बुलाते हैं। स्टैट्स से कोरिलेशन निकालते हैं। तो ये कोरिलेशन का हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया। देन स्टैट्स डॉट पियर्सन कोरिलेशन, क्योंकि नॉर्मल कोरिलेशन होता है दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कि इनका रिश्ता क्या है। जैसे प्राइस और हॉर्स पावर का क्या रिश्ता है, वैसे तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी। तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ कोरिलेशन, है ना। और मैं और प्रिंट करा रहा हूँ ये। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ये हो गया। देन मैं यहाँ दिखाता हूँ कोरिलेशन। ये देखो, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन दिया है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ मैंने पहला स्लाइस किया, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। यहाँ मैंने दूस, दूसरा स्लाइस किया, ये सेकंड वैल्यू आ गई। तो वही अपन वहाँ पर करके देख रहे थे कि क्या आता है ना। ये दोनों को प्रिंट करा रहे थे। अब देखो यहाँ मैंने दो चीज़ें लिखी कि उसकी पी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू किनकी, इन दोनों की। प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू देखो बहुत सारी, 105.9%। मतलब इतना ज़्यादा कोरिलेटेड है एक दूसरे से स्ट्रांगली। 100 तो दे ही दिया, 1 दिया ना, 100। इतना ज़्यादा कोरिलेशन इनके प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है, मतलब स्ट्रांगली। देन कोरिलेशन इनके बीच में 0.75, मतलब 75% रिश्ता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब हॉर्स पावर ज़्यादा ही होगा। अगर हॉर्स पावर ज़्यादा है किसी गाड़ी का, तो प्राइस ज़्यादा ही होगी। प्राइस मतलब ज़्यादा होगा ही होगा। ऐसे अपन कोरिलेशन देखते हैं किसी में भी। जैसे माना जाता है कि अगर कोई इंसान मोटा है और हाइट भी ज़्यादा है, तो उसकी ताकत भी ज़्यादा ही होगी। छोटा है और पतला है, तो उसकी ताकत भी कम होगी। तो ये रिश्ता है उसके दो वेरिएबलों के बीच में, ऐसा होता है। जैसे मानते हैं हम लोग कि अगर कोई पुलिस की ड्रेस में है, पुलिस की ड्रेस मतलब वो पुलिस वाला गवर्नमेंट जॉब में ही होगा। ये रिलेशन ऐसे अपन देख सकते हैं ना। तो इसका एक शॉर्टकट होता है df.corr। यहाँ जैसे मेथड्स हम लोगों ने पियर्सन कोरिलेशन लगाया और ये मैंने बताया, तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है अपने पूरे डेटा फ्रेम में अपलोड करने ओ चेक करने का। तो कोरिलेशन इज इक्वल टू df.corr। ये वाला वेरिएबल नहीं है दोस्तों, ये वेरिएबल बिल्कुल नहीं है। वो वेरिएबल जो है वो अलग वेरिएबल है। जैसे वो मेथड ही है, मतलब ए में कर दूं, यहाँ यहाँ ए कर दूं, यहाँ ए कर दूं, यहाँ ए कर दूं। अब देखो मैं इसे रन करा देता हूँ और इसे भी रन कराता हूँ, देखो फिर भी चल गया। उसका रीज़न ये है कि ये है फंक्शन डेटा अपने पांडास का। .corr करके हम कोरिलेशन देखते हैं। मैं प्लॉटिंग भी करके बताऊंगा आगे। अब देखो मल्टीवेरिएंट एनालिसिस में आप क्या कर सकते हो, सारे कॉलम्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो या देख सकते हो। जैसे ये सिंबॉलिंग और ये सिंबॉलिंग, इन दोनों का कोरिलेशन देखो 100%, क्योंकि सेम कॉलम है। ये लॉस का और ये सिंबॉलिंग का, इनका रिश्ता देखो ऐसे 0.44, मतलब कम है। अब ये नॉर्मलाइज लॉस का और नॉर्मलाइज लॉस का देखो रिश्ता 100%, क्यों, क्योंकि वो सेम कॉलम है। इसका और इसका कम है। ऐसे ही सबका देखते हैं। तो मैं प्लॉट करके बताऊंगा हीट मैप में कि आपको जैसे जैसे गाढ़ा कलर होता जाएगा ज़्यादा आपको कोरिलेशन मिलेगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे कम कोरिलेशन मिलेगा। आप एक ध्यान देना पैटर्न, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब जो भी ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है नीचे डिक्लाइन हो रही है, ये लाइन वो लाइन है जहां पर वो सेम कॉलम के रिश्ते बताए गए हैं। ये कोरिलेशन चेक करने का तरीका। अब यहाँ आओ, तो ये है हमारा हीट मैप बनाने का तरीका। हीट मैप करके हम लोगों ने यहाँ कर दिया कोरिलेशन, मतलब ये हमें फैक्टर देना है कि ये वाला जो डेटा सेट है जो हमने बनाया, कोरिलेशन निकाल लिया, इसको हमें पास करना है। ये बेसिकली हमारा डेटा है जो कि कोरिलेशन निकाला गया है। एक्स टिक कोरिलेशन डॉट कॉलम्स, कॉलम्स में कोरिलेशन निकालना है। वाई टिक कोरिलेशन डॉट कॉलम, इतना सा फंक्शन है और इसको यूज करके हम लोग
सॉरी, इसे मैंने रन नहीं कराया। ये अब ओके। तो ऐसा, तो देखो ये वाइट 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 दिखा रहा है क्योंकि इनके बीच का कोरिलेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सेम कॉलम है। अब यहाँ जो अ, मतलब इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ दोस्तों, वैसे तो मुझे उल्टा करना था लेकिन ठीक है। अब ये जो डार्क वाला है इसमें बिल्कुल निगेटिव कोरिलेशन है, और वाइट वाला जहाँ ज़्यादा है वो हाईली कोरिलेटेड है। आप ऐसे पता कर सकते हैं, देखो यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक डॉट है, इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा है। ये एक डॉट और ये एक डॉट, लेकिन इसके बाजू के जो डॉट हैं, ये वाला और ये वाला डॉट, इनका रिश्ता कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। अब हम देखते हैं है क्या। तो यहाँ पे आया अपना ये सिटी, यहाँ से इधर गए तो हाईवे एमपीज, क्या है, सिटी एमपीजी और हाईवे एमपीजी। तो सिटी रहेगी तो हाईवे रहेगा, तो रिश्ता तो अच्छा ही होगा उनका। तो इस टाइप से अब हम आगे चलते हैं और एक और डेटा सेट को हम लोग कॉल करते हैं, और वो होगा अपना टाइटैनिक। और इसमें आपको रिश्ता अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेस्ट। देखो इन कोड्स को आप अपने प्रोजेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, और आप अपने पर्सनल एनालिसिस के लिए, इसीलिए मैं कोड्स पे बता रहा हूँ। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से हम लोग किसी एपीआई या किसी लिंक का यूज़ करके भी हम लोग जो है डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो ये हमने किया डाउनलोड, और यहाँ पर है पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, और पी क्लास पैसेंजर क्लास। ओके, देन नेम है, उनके नाम भी हैं जो रियल में थे। सेक्स है उनका मेल फीमेल। एज है उनकी कितनी एज थी, सिबलिंग्स हैं कि नहीं है वो चीज़, और फिर पर्च करके एक जगह होती है, बचे नहीं बचे। देन उसके बाद में टिकट, देन उसके बाद में फेयर कितना था, कैबिन था, इम्बार्क्ड, उनको बचाया जा सका नहीं बचाया जा सका, ये चीज़ें है ना। तो टाइटेनिक का सेप हम लोग निकालें तो ये 891 कॉलम है और 12 ओ सॉरी रो है, और 12 कॉलम है, यानी 891 इधर लास्ट तक। जैसे मैं इसे -1 कर देता हूँ, ये देखो नीचे तक, है ना। तो ये चीज़, अब यहाँ पे जा रहे हैं, हम चेक करते हैं कि कहीं डेटा हम लोगों का खाली तो नहीं रह गया, हमने भरने में दिक्कत तो नहीं कर दी। तो ये जो कैबिन कॉलम है, मे बी आई कैन नॉट सी दैट कॉलम बिकॉज हियर वी हैव सम प्रॉब्लम। तो टाइटैनिक का कौन सा कॉलम निकालना है, कैबिन। ओके, नाउ वी गॉट इट। ये नन वन वैल्यू जो है, ये नन वैल्यू, ये खाली है, नॉट अ नंबर। नन मतलब नॉट अ नंबर। तो ये जो नन नंबर है, ये हमें कैसे पता चलेंगे कि हमारे डेटा सेट में है कि नहीं। तब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखा, ये टाइटैनिक डेटा सेट हमारा, इस पे हम चाह रहे हैं देखना कि नल है कि नहीं। तो दिखाओ भाई नल है या नहीं है उसमें। फिर हमने इसे लगाया, ये चेक किया, देखो ट्रू फॉल्स इसने बताया कि भाई कहाँ नल है कहाँ नहीं। ऐसे तो हमें समझ नहीं आया। फिर हमने क्या किया, उसको सम करके बता दो आप। तीन ने सम करके बता दिया। देखो पैसेंजर आईडी में एकदम नल वैल्यू नहीं है, सर्वाइव्ड में भी नहीं है, लेकिन ये एज ग्रुप में है। कई लोगों की एज ग्रुप नहीं पता थी, कौन से कैबिन से बिलोंग करते हैं ये नहीं पता चला। इम्बॉर्न मतलब बचाया जा सका उनको, नहीं बचाया जा सका ये हमें पता नहीं चला। फिर हम लोगों ने आगे क्या किया, वैल्यू को सॉर्टेड करें और असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये पी पहले स्टार्ट हो रहा है ना, हमें यहाँ से ए बी सी ऐसे स्टार्ट करना है। देन हम लोगों ने इसे कर दिया। देखो सॉरी, असेंडिंग फॉल्स है यहाँ, ट्रू कर देता हूँ। ये देखो जीरो पहले आएगा, फिर उससे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू आएगी। अब मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वो सबसे ऊपर, जो फिर उसके नीचे नीचे नीचे, फिर आखिरी में जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है यहाँ पर। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हम जानना चाहते हैं कितने परसेंटेज लोग जो मेल थे वो सरवाइव कर गए, और कितने परसेंटेज लोग जो फीमेल थे वो सरवाइव कर गए। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं रेट,
और रेट परसेंटेज निकालना तो आपको इजीली पता होगा। इस टोटल हम लोगों ने यहाँ से लिया फीमेल जो कि सरवाइव कर गई, फीमेल कॉलम से जो कि सरवाइव कर गई, उसको विमेन में स्टोर कर रहे हैं ये लॉक लगाकर। ये क्या करता है, एक लेता है रो और एक कॉलम, है ना। देन उसके बाद में रेट निकाल रहे हैं, सम किए इसको जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके बटे में उसके लेंथ, सम करे मतलब उसको जोड़ा पूरा कितना वैल्यू हो रहा है उसका लेंथ, तो इस टाइप से इसका परसेंटेज निकल गया। फिर उसके बाद में सेम चीज मेन के साथ किए, टाइटेनिक डॉट लॉक लगाया, लॉक लगाने के बाद टाइटेनिक डॉट सेक्स, मतलब सेक्स से ही निकालेंगे ना, इज इक्वल टू मेल है फीमेल। देन उसके बाद में सर्वाइव्ड कॉलम से, फिर उसके बाद में रेट निकाल रहे हैं कितना था, तो सारे इनको जोड़ दिया, उसके बाद में लेंथ से डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद प्रिंट कराया, हमें स्ट्रिंग में चाहिए रेट ऑफ वुमेन, हम लोग इसको प्रिंट करा रहे हैं। देन रेट ऑफ मेन सेम चीज, इसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, प्लस ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, ये हम जोड़ दे रहे हैं अपने मन से, और ये हो गया काम। तो 74% वुमेन जो थे वो बच गई, और लड़के जो हैं वो 18%। महिलाएं कितनी निर्दयी होती हैं, और हम लोग भी पहले उन्हीं को बचाते हैं। खैर, लेडी फर्स्ट। फिर यहाँ पे हम लोग एक प्लॉट बना रहे हैं दोस्तों, देखना यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि ये जो परसेंटेज हम लोगों ने निकाला है वो किसकी रिस्पेक्ट में क्या है, महिला पुरुष की रिस्पेक्ट में कैसा है, और सर्वाइव्ड किए उन लोगों की रिस्पेक्ट में कैसा है, और जो मर गए जो सर्वाइव कर गए उनके रिस्पेक्ट में कैसा है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं, यहाँ पे कॉलम दिया सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड डॉट मैप, 0 होगा नॉट सर्वाइव्ड और 1 होगा सर्वाइव्ड। फिर उसके बाद में फिग और ये एक्सिस दे दिए, प्लॉट दे दिए, यहाँ 1 से 2 प्लॉट हमें करना है, 1 2, ये 2 प्लॉट हमें प्रिंट कराना है। फिगर साइज दे दिए 7 का विड्थ होना चाहिए और हाइट होना चाहिए 5 की। टाइटेनिक सेक्स कॉलम से हम लोगों ने वैल्यू काउंट कराई और प्लॉट कराया, बार ग्राफ चाहिए, कलर चाहिए स्काई ब्लू, एक्सिस चाहिए 0। देन उसके बाद में एक्सिस 0 डॉट सेट टाइटल, ये जो नंबर ऑफ पैसेंजर बाई सेक्स है ये, और वाई वाई पे हम लोगों ने ये पॉपुलेशन, ये देखो पॉपुलेशन सेट करा दिया। काउंट प्लॉट बना दिया क्योंकि हमें काउंट करना है, और वो ऑटोमेटिक काउंट करके उसके काउंट के हिसाब से जो है नंबरिंग के हिसाब से वो बार प्लॉट को वो करेगा। तो सेक्स के उसमें और ह्यू दे दिए सर्वाइव्ड को, हमें सर्वाइव्ड का चेक कराना है। फिर डेटा हमारा टाइटेनिक है और एक्सिस 1 पे, फिर एक्सिस 1 डॉट सेट टाइटल सेक्स सर्वाइव्ड वर्सेस डेड। ये अब इसको हम लोगों ने जैसे रन करा, सॉरी आई एम सॉरी, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन, काउंट प्लॉट गॉट मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम डेटा। क्या हुआ, was working previously fine, don't know what happened, let me check दोस्तों। ओके, तो अब ये काम कर रहा है, और हम लोगों ने जो चीज़ की उससे हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ पैसेंजर बाय पी क्लास एंड नंबर पैसेंजर क्लास एंड नंबर पैसेंजर क्लास में हम लोग सर्वाइवर डेड देख रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ क्लास, जो पैसेंजर क्लास हम लोग देख रहे हैं, पॉपुलेशन पे क्लास 1 पे इतने लोग थे यानी लगभग 200 के आसपास, क्लास 3 पे जो है लगभग 500 के आसपास लोग थे, और क्लास सेकंड पे 190 के आसपास थे। ये क्या है, पैसेंजर नाम की मतलब पैसेंजर्स की क्लास देख रहे हैं हम लोग, पैसेंजर क्लास कॉलम में। अब पैसेंजर क्लास कॉलम में जो हम लोगों ने सर्वाइव रेट बनाया था कि कितने विमेन बचे कितने नहीं बचे, तो सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड मतलब पैसेंजर क्लास के अकॉर्डिंग हम पता करना चाहते हैं कि कौन सर्वाइव कर पाया ज़्यादा और कौन नहीं। तो नॉट सर्वाइव था और सर्वाइव था। अब यहाँ देखना, पैसेंजर क्लास 1 में ये मेल और ये फीमेल, तो सॉरी ये सर्वाइव्ड और ये नॉट सर्वाइव्ड और ये सर्वाइव्ड। पैसेंजर 1, ओ सॉरी क्लास 1 के लोग जो हैं इतने नौ सर्वाइव नहीं कर पाए, और इतने लोग सर्वाइव कर पाए। और क्लास 2 जो है उसमें इतने लोग सर्वाइव कर पाए, नहीं कर पाए, और 100 लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, और अ, ये लोग कर पाए। देन क्लास 3, देखो दोस्तों कितनी बुरी स्थिति थी, 450 से भी ज़्यादा क्लास 3 के लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाए, और 120 के आसपास लोगों ने सिर्फ सर्वाइव किया।
और यहाँ पर देखो मोर्टेलिटी और सेविंग की रेट कि ज़्यादातर लोग जो है ना, उस समय में उस टाइटेनिक प्लेन में क्लास 1 के लोगों को प्रेफरेंस दी गई थी। देखो ज़्यादातर लोग बचाए जा चुके थे, अब 140 के आसपास। ये चीज़ है। फिर हम लोग देखना चाहते हैं कि इम्बार्क्ड जो बचाया जा सका, वहाँ तो देख लिया कितने सर्वाइव कर पाए, कितने नहीं कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि किनको बचाया जा सका और किनको नहीं बचाया जा सका, वो हमें पता चले। तो यहाँ पे हम टाइटैनिक इम्बार्क्ड ले रहे हैं, डॉट फिलना। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम में कि जो 0 और 1 है, इसमें हम लोग फिल कर रहे हैं एस। तो यहाँ पर हमें ये एस यहाँ पर फिल हो गया जहाँ जहाँ खाली था। देन उसके बाद में हम लोग फिर से एक प्लॉट बना रहे हैं, और इस प्लॉट से हम ये पता करेंगे कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स बाय इम्बार्क्ड, मतलब जिन जिन को बचाया जा सका और जो सरवाइव कर पाए आगे लाइफ में, जिनको हम लोगों ने बचा के ले आए हॉस्पिटल में और वो बचे, जिंदे बचे, इस टाइप से। तो ये तो पूरा डेटा था कि एस क्लास के जो हैं सुपर क्लास के लोग, उनको ज़्यादातर लोगों को बचाया गया था, और जो क्लास सी के लोग हैं या क्यू के लोग हैं, इनको कम बचाया गया था। तो ज़्यादा लोगों को बचाया गया था जो कि सरवाइव नहीं कर पाए, तो लाने के बाद में भी जो है इस एस क्लास के जो सुपर क्लास के लोग थे, उन लोगों को यहाँ पर डेथ का सामना करना पड़ा था बचाने के बाद में भी। वो नहीं बच पाए थे, और सर्वाइव्ड में उन लोगों में से सिर्फ 210 या 220 के हिसाब से, और इन दोनों में भी इस टाइप से आप देख सकते हैं ये एनालिसिस। देन उसके बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हम लोग वो कर रहे हैं। नॉर्मली पियर्सन कोरिलेशन बाय डिफ़ॉल्ट ही लेता है, और ड्रॉपना फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो एज की कॉलम में ड्रॉपना यानी नल वैल्यूज़ को ड्रॉप करके हम लोगों को इस कॉलम का बताया जाए जिनकी नल वैल्यू नहीं है। तो लगभग लगभग यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ड हो रहा है, बाकी तो ये नॉर्मल ग्राफ की तरह ही लग रहा है। इसका मतलब ये है कि 20 से लेकर ये देखो 21 या 22 साल के लोग सबसे ज़्यादा थे, और 25 साल के आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा थे। यानी कि मैं अगर यहाँ से काउंट करूँ तो 18 18 से लेकर के 38 39 साल के लोग ज़्यादा थे। इतने लोग वहाँ पे इस एज ग्रुप के थे। कम लोग थे जो कि 80 70 80 60 के ऊपर थे, और बच्चे तो थे ही नहीं, है ना? इस टाइप से। देन हम सेट कर रहे हैं एक टिक्स, यहाँ पर हम लोग जानना चाहते हैं, मल्टीवेरिएंस एनालिसिस करना चाहते हैं कि कौन बचा पैसेंजर के हिसाब से, और फेयर क्या था उनका, चार्ज क्या था सीट का, और ये भी जानना चाहते हैं कि उनका एज ग्रुप क्या था। इस टाइप से हमने प्लॉट बनाया, और ये फेयर है। फेयर में हम लोगों ने ये फेयर एज और पैसेंजर क्लास लिया है, तो ये सॉरी फेयर का है, ये फेयर से फेयर का, ये देखो ये फेयर से फेयर का। देन उसके बाद में यहाँ पे एज ग्रुप बता रहा है, तो ये 99, बाप रे बहुत ज़्यादा एज हो गया सॉरी दोस्तों। इस टाइप से, और ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ही है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ विथ नंबर कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से हम लोगों ने एक कोरिलेशन निकाला, ये वाला जो मैंने अभी सिखाया है आपको। पियर्सन मेथड यूज़ कर रहे हैं इम्बार्ड कॉलम में। क्लास 1 को मतलब सुपर को 1 दे रहे हैं हम लोग, सी को 2 दे रहे हैं, क्यू को 2 दे रहे हैं। ओह, 2 कैसे हो गया ये? इट मस्ट बी 3, ओके 3 है ये। 10 हम लोग यहाँ 0 दे रहे हैं। तो फिर कोरिलेशन निकाले तो देखो इनका ये बीच वाली जो वैल्यू है, क्योंकि ये इम्बार्क्ड से इम्बार्क्ड को कंपेयर कर रही है, तो वो 100 है। अब यहाँ पे कोरिलेशन निकालने का मतलब ये होता है कि जिसका ज़्यादा कोरिलेशन हुआ, 2 कॉलम्स का कोरिलेशन ज़्यादा हुआ, तो उसमें से किसी एक कॉलम को हम लोग हटा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। व्हाई? बिकॉज़ दे आर पुटिंग सिमिलर वैल्यू, दे आर एडिंग सिमिलर वैल्यू और इक्वल वैल्यू टू आवर मॉडल। वो उससे दोनों एक ही टाइप का वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मॉडल को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मॉडल को फ़र्क पड़े इसके लिए हम उसका रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, मॉडल को प्री प्रोसेस करने में टाइम लगा देगा। इसलिए उनमें से एक कॉलम को हम हटा सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ फीचर और फीचर सिलेक्शन जो मेथड है हमारी, उसके लिए हम लोग कोरिलेशन का यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन में मोस्टली। देन हीट मैप हम लोग ड्रॉ करके देख रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया था नंबर्स के साथ में पैसेंजर पी क्लास ये सारे, और देन यहाँ पे उसके परसेंटेज के हिसाब से बताया है। देन उसके बाद में वो कोरिलेशन आप देख सकते हैं। जैसे इसका देखेंगे तो ये
ये जो है इसका आप देखो कोरिलेशन उसी से 100% है ना। तो इस टाइप से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कोरिलेशन का क्या यूज़ है और हम लोग इसको ईडीएम में क्यों यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम लोग अब आगे क्या करने वाले हैं। अब मेरा ये मानना है आप लोगों से कि अभी तक आप आधे से ज़्यादा ईडीए सीख चुके हो, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो। कोड आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन, और इस पूरी सीरीज को अपने एक दोस्तों के साथ पढ़ो, ग्रुप बनाओ, बंच बनाओ, उनको बोलो कि इसको कॉपी करें। इस कोड में जो भी समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, या फिर आपके पास में स्टैक ओवरफ्लो जैसे की वेबसाइट है जहां पर आप अपना जाके अगर आपको समझ में आता है तो सॉल्यूशन निकाल के दीजिए देखिए। और कोई नई कीवर्ड नहीं समझ में आता है तो आप जाइए उसके डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में जा करके देखिए। और नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप हेल्प फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख करके उसका ऐड देख सकते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो इस जुपिटर नोटबुक के अंदर। So till then, thank you very much and stay tuned. Bye bye. Thank you.